तो हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको? एक बार ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। तो शुरू करते हैं फिर ना। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर 1 रहेगा। ठीक है। इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन द सिस्टम शोन इन द फिगर एज्यूमिंग दैट पुलीज एंड स्ट्रिंग आर आइडियल। तो काफ़ी मतलब मल्टीपल पुलीज में बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है, तो हम सोचे इस चीज़ को जरा अच्छे से डिस्कस किया जाए। ठीक है। तो मल्टीपल पुलीज का थोड़ा एक बार हम कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर इस प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। जो मल्टीपल पुलीज का बेसिक कंसेप्ट है, जैसा आप जानते होंगे कि अगर एक मासलेस अगर पुली और ब्लॉक का सिस्टम होता है, इधर कैपिटल एम है और इधर स्मॉल एम मास है अगर, ठीक है, तो ये कैपिटल एम स्मॉल एम मास है। तो आप जानते हैं कि अगर कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है? अनबैलेंस फोर्स, इधर एम जी खींच रहा है कैपिटल और उधर स्मॉल एम, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइड बाई क्या होता है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये जो है सिंपल एटवुड मशीन का इक्वेशन सॉल्व करने पे आ जाता है अगर सिस्टम स्मूथ है, पुडी आइडियल है, मासलेस है। ठीक है। तो कहते हैं अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम थोड़ा एक कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ पुली आपको बताना चाहते हैं। कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास। तो अगर अगर मान लेते हैं कि हम ये बोलते हैं आपसे, हम ये बोलते हैं कि अगर ये सिस्टम मान लेते हैं कि जो है अगर ये मान लेते हैं कि कैपिटल एम बड़ा है, ये एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये पूरा सिस्टम ये एक एक्सेलरेशन से ये पुली पूरा ऊपर जा रहा है। ध्यान समझिएगा। ठीक है। तो अगर इस पुली पे कोई ऑब्जर्वर बैठ जाए, कोई ऑब्जर्वर इस पुली पे बैठ जाए, तो वो ऑब्जर्वर क्या देखेगा? वो ऑब्जर्वर देखेगा यार कि ये जो है M2 मास नीचे जा रहा है और M1 मास ऊपर जा रहा है। यहाँ A1 कौन सा एक्सेलरेशन है? A1 है एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू पुली P ना, विथ रिस्पेक्ट टू पुली P। इस पुली P के रिस्पेक्ट में जो मूवेबल पुली है, ये देखो मूवेबल पुली है। ठीक है। तो ये जब पुली मूवेबल होता है, ये पुली मूवेबल होता है जिसका एक्सेलरेशन A है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ब्लॉक M1 ये ब्लॉक M2 है तो कंस्टेंट रिलेशन ये आता है कि एक्सेलरेशन जो A का वैल्यू होता है वो A1 एक्सेलरेशन प्लस A2 एक्सेलरेशन बाई 2 होता है, वेक्टरली ये होता है। ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 डिवाइड बाई 2, ये वेक्टरली आता है। फिलहाल अब देखते हैं हम लोग ये A1 और A2 किसके रिस्पेक्ट में होंगे? A1 और A2 नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे A1 किसको दिखाया गया है? यहाँ पे A1 हम जो दिखा रहे हैं वो पुली के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ध्यान से देखो। अगर यहाँ टेंशन बेटा T है, यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन क्या हो जाता है? यहाँ 2T हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 2T। तो कैपिटल M के लिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग कैपिटल Mg माइनस 2T इक्वल टू कैपिटल Ma, फर्स्ट इक्वेशन। M1 के लिए क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, ये पुली खुद A से जा रहा है और पुली के रिस्पेक्ट में M1 A1 से जा रहा है, तो नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? A प्लस A1 हो जाएगा। तो M1 के लिए इक्वेशन बन जाएगा T माइनस M1G दैट इक्वल टू हो जाएगा M1 ब्रैकेट में बेटा A प्लस A1, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा A प्लस A1। और M2 के लिए क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि M2G बड़ा है, तो M2G माइनस T बराबर M2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? A1 नीचे और A ऊपर है, तो नेट हम नीचे दिखे आए हैं तो A1 माइनस A लिखेंगे। अच्छा, ऊपर लिखते तो T माइनस M2G लिखते, तब A माइनस A1 लिखते, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करके आप देखेंगे, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप जो रिजल्ट पाएंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व करके रिजल्ट पाएंगे, वो जो रिजल्ट आएगा वो देखो ये आता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। एक्सप्रेशन A का वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा? कैपिटल M माइनस 4M1 M2 बाई M2 डिवाइडेड बाई
कैपिटल एम प्लस 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 और इंटू जी। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस पॉइंट के जगह के साथ साथ अगर ये पूरे सिस्टम को अगर हम एक m मास से रिप्लेस करना चाहें इस पूरे सिस्टम को, तो इस पूरे सिस्टम का जो इफेक्टिव मास हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का जो इफेक्टिव मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस पूरे सिस्टम का जो इफेक्टिव मास आया m, वो किसके बराबर आया? 4m1 m2 डिवाइड बाई क्या? m1 प्लस m2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया? ये सिस्टम का इफेक्टिव मास हो गया। बात समझ में आया? मतलब कि वो बिल्कुल सिंपल एटूड मशीन हो गया कि एक तरफ कैपिटल एम मास है और एक तरफ स्मॉल एम मास है, एक तरफ कैपिटल एम मास है, एक तरफ स्मॉल एम मास है, कैपिटल एम स्मॉल एम से बड़ा है। तो इसका मतलब कि ये एक्सेलरेशन जो ए आना चाहिए वो किसके इक्वल टू आना चाहिए? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, अनबैलेंस फोर्स बाई टोटल मास। तो जब हम बेटा कंपेयर करते हैं तो देखो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है ये वाला। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि इफेक्टिव मास जो m आया वो किसके इक्वल टू आया? 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है इफेक्टिव मास का। किसी भी प्रॉब्लम में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो टेक्निक होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना, वो क्या होता है हम लोग देखते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे सॉल्व करना चाहें, ठीक है, यहाँ मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है और ये मास m3 है, मास m3 है, ठीक है। तो आप ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है। अगर इस टेंशन को टी, इस टेंशन को टी, ये 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा। हम ऐसा बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो टेंशन है वो इसको हम लोग अल्फा टी डिनोट करते हैं, इस टेंशन को हम लोग बीटा टी डिनोट करते हैं, इस टेंशन को हम लोग गामा टी डिनोट करते हैं। अल्फा बीटा क्या है? टेंशन के कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे टेंशन टी होगा तो बीटा 1 हो जाएगा, यहाँ टेंशन टी हो जाएगा तो गामा 1 हो जाएगा, यहाँ टेंशन 2t हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर इस टाइप का सिचुएशन हमारे सामने आ जाए और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखना चाहें, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को चलिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये ऊपर जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से 1 वाला, हम मान लेते हैं कि 2 वाला ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a2 से, और हम मान लेते हैं कि 3 वाला एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है a3 से। a1 a2 a3 जो एक्सेलरेशन है बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन है। बात समझ में आया? तो अब देखो जरा ध्यान से धैर्यपूर्वक देखोगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग m1 के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग m1 के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे अल्फा टी माइनस m1g इक्वल्स टू आएगा m1a1। बेटा हम लोग m2 के लिए जो इक्वेशन लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे? लिखेंगे बीटा टी माइनस m2g इक्वल्स टू आएगा m2a2। और m3 के लिए हम लोग क्या इक्वेशन लिखने वाले हैं? तो m3 के लिए जो इक्वेशन बनेगा, m3 का एक्सेलरेशन हम नीचे माने हैं, तो हम लोग लिखेंगे m3g माइनस गामा टी दैट इक्वल टू m3 इंटू a3 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लें। चौथा इक्वेशन। और एक होता है कंस्ट्रेंट रिलेशन से, तो हम जानते हैं कि समेशन ऑफ टी डॉट वी, चूंकि रस्सी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो समेशन ऑफ टी डॉट वी 0 होता है। तो अब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो समेशन ऑफ टी डॉट ए 0 आएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क करता है, क्या कहता क्या है कि स्ट्रिंग मासलेस होता है, इसलिए पावर डेवलप्ड बाय स्ट्रिंग क्या होगा? 0 होगा। पावर होता क्या है? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो जो स्ट्रिंग जो चूंकि मासलेस है तो मासलेस चीज किसी चीज पे वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मासलेस होगा तो उस पर फोर्स लगता नहीं, स्ट्रिंग तो पे फोर्स लगेगा नहीं, तो स्ट्रिंग भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो नेट वर्क डन बाई स्ट्रिंग इज 0, यही कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? समेशन टी डॉट ए, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन देखो ऊपर है तो हम लोग बोलेंगे अल्फा टी a1, इसका ऊपर है प्लस बीटा टी a2, और इसका नीचे है तो माइनस गामा टी a3। ये चीज क्या आना चाहिए? ये चीज आना चाहिए अल्फा टी a1 प्लस बीटा टी a2,
और माइनस गामा टी ए थ्री, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से क्या रिलेशन निकल के आया? रिलेशन निकल के आया कि अल्फा ए वन प्लस बीटा ए टू का वैल्यू किसके इक्वल टू होना चाहिए? गामा इंटू ए थ्री के। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर बेटा फोर्थ आ गया। यही फोर्थ इक्वेशन था ये वाला। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग ला के रख दिए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, आप ए वन का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो अल्फा इंटू ए वन का वैल्यू जब इस इक्वेशन से उठा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा अल्फा स्क्वायर टी बाई एम वन माइनस जी प्लस ए टू का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो बीटा से मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग ए टू का वैल्यू रख देंगे तो ये माइनस अल्फा जी आ जाएगा, सॉरी अल्फा जी प्लस बीटा इंटू ए टू का वैल्यू यहाँ से उठा कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्लस बीटा स्क्वायर टी बाई एम टू माइनस बीटा जी, और ए थ्री का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो दैट इक्वल्स टू ए थ्री बेटा वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए थ्री का वैल्यू रख देंगे तो गामा जी, ठीक है, तो माइनस ए थ्री का वैल्यू इक्वल टू गामा ए थ्री है ना, गामा ए थ्री, तो ये आ जाएगा गामा जी, ठीक है, गामा जी और माइनस गामा स्क्वायर टी बाई एम थ्री। ठीक है, तो जब दाएं बाएं एक तरफ कर दोगे तो टेंशन टी का वैल्यू देखो ये आ जाता है, बड़ा ही प्यारा सा रिजल्ट आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू जी डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बाई एम वन प्लस बीटा स्क्वायर बाई एम टू प्लस गामा स्क्वायर बाई एम थ्री। तो ये एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। अच्छा, याद रखने में बड़ा आसान है, बड़ा सिमेट्रिक टाइप का रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को आप आराम से याद भी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट है, बड़े बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में एकदम बजा देगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एक बार टेंशन आ गया बेटा तो कुछ भी आ जाएगा। टेंशन आ गया तो आप फोर्स बता सकते हैं, एक्सेलरेशन बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। अच्छा, याद क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा क्या है? टेंशन के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, टेंशन कोफिशिएंट है तो टेंशन टी को टी का वैल्यू आ गया। कभी ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है वो किसी इंक्लाइन पे रखा हो सकता है कि M1 मास किसी इंक्लाइन पे ऐसे रखा हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? जो मास इंक्लाइन पे रखा होगा वहां पे क्या हो जाएगा? जब M1 मास इंक्लाइन पे रखा होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? M1G साइन, मतलब अगर थीटा लगने लगेगा, मान लो M1G साइन थीटा लगने लगेगा तो तुम देखोगे इक्वेशन में आएगा M1G साइन थीटा। ठीक है, तो अब उस केस में क्या हो जाएगा? अल्फा जी साइन थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, सॉरी M1, जब आप इस इक्वेशन में A1 का वैल्यू रखेंगे तो वो जहां पे M1G है तो वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे जो आएगा, जो G का कोफिशिएंट है वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे अल्फा साइन थीटा आने लगेगा, क्योंकि mg साइन थीटा होगा, है ना। जब M1 का इक्वेशन लिखेंगे तो M1G साइन थीटा होगा, M1G साइन थीटा होगा। तो जब आप इसके साथ रखेंगे तो अल्फा जी साइन थीटा आएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे अल्फा साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, बाकी में क्या होगा? बाकी जो टेंशन के साथ है मल्टीप्लाई वो तो वही रहेगा, मतलब ऊपर बस क्या आ जाएगा? इस केस में जो आएगा टी का वैल्यू अल्फा साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस बीटा प्लस गामा वो एज इट इज रहेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? नीचे वाला वही रहेगा, अल्फा स्क्वायर बाई एम वन प्लस बीटा स्क्वायर बाई एम टू। नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। बात समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है कि जब थीटा, या हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे M1 हो किसी टेबल पे, तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो बस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, 2 मिनट लगेगा लेकिन काफी चीजें हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, 1 kg 2 kg 1 kg 3 kg 1 kg है ना, और हमें जानना है कि एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, चलिए 1 मतलब 3 kg या एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, चलिए निकालना है।
ठीक है, एक तो इफेक्टिव मास वाला तरीका हम लोग फॉलो करेंगे कि अब देखेंगे यार कि यहाँ पे जो मास है 3 और 1 का, तो यहाँ इफेक्टिव मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो इफेक्टिव मास बनेगा वो कितना बनेगा, तो m इफेक्टिव जो आएगा वो क्या आएगा 4m1m2 बाई m1 प्लस m2, कितना केजी आ गया 3 केजी आ गया। मतलब यहाँ पे कितना लटका दिया जाए, यहाँ पे 3 केजी लटका देते। इन सब का इफेक्टिव क्या हो गया, इन सब का इफेक्टिव 3 केजी, फिर 3 केजी 1 केजी का, फिर यहाँ इफेक्टिव क्या आ जाएगा, फिर 3 केजी आ गया। इसका मतलब सिस्टम को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, सिस्टम को बेटा आप रिप्लेस सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 केजी और यहाँ पे देखो 3 केजी हो गया। पूरे सिस्टम को आप सिंपली ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 2 केजी 3 केजी हो गया तो फटाक से क्या बोल दो, एक्सेलरेशन जो ए का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो ए आ जाएगा कितना 30 माइनस 20 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। देखो बस बिल्कुल आसान सा, 30 इधर 20 इधर, तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। अच्छा टेंशन टी कितना आएगा यहाँ पे, टेंशन टी का वैल्यू क्या होता है, टेंशन टी का वैल्यू हो जाएगा एम जी प्लस ए, ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस ए, 12 गुणे 2 कितना न्यूटन, 24 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ 24 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन टी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ टी 24 तो यहाँ 24 तो यहाँ 12, यहाँ 12 तो यहाँ 6, यहाँ 6, मतलब यहाँ पे टेंशन कितना फाइनली आ गया 6 न्यूटन आ गया। अब ये 6 न्यूटन टेंशन और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो 6 ऊपर 10 नीचे, तो नेट क्या आया 4 नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे टेंशन 6 न्यूटन है, यहाँ पे टेंशन 6 न्यूटन, ये 30, तो 30 में से 6 गया कितना 24, 24 बटे 3 कितना आया 8, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन 8 आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका 8 इसका 4, तो इसका मतलब इस पुली का एक्सेलरेशन कितना हो गया, हम जानते हैं दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 4 12 बटे 2, मतलब इस पुली का एक्सेलरेशन क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे टेंशन कितना था 6 6, यहाँ पे 12 न्यूटन, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 12 और ये 10, 12 में से 10 गया कितना 2, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 2 हो गया, इसका एक्सेलरेशन 6 हो गया, तो 6 नीचे 2 ऊपर, तो 6 में से 2 गया 4, 4 बटे 2, मतलब इसका एक्सेलरेशन हो गया कितना 4 बटे 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पुली का एक्सेलरेशन 2 हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल वही तो आया जो यहाँ पर हम लोग निकाले थे। बात समझ में आया, एकदम आसान सा एक लाइन में आंसर आ जाता है। अदरवाइज सोचो ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है बेटा, बात समझ में आया। ऐसे करते हैं हम लोग किसी प्रॉब्लम को, तुम कहोगे सर अल्फा बीटा वाला कैसे करेंगे, अल्फा बीटा से भी बता दीजिए, देखो अल्फा बीटा से भी समझा देते हैं, बोल रहे हो ना कि अल्फा बीटा से सर इसको कैसे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अल्फा बीटा से कैसे सॉल्व होगा, जो पिछला बताए थे। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ टेंशन यहाँ पे कितना है, कोफिशिएंट ऑफ टेंशन अगर हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे टेंशन हम लोग मान लेते हैं टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी। ठीक है, अब जो टेंशन निकाले तो उसको छोड़ो। ठीक है, और यहाँ 2t, तो यहाँ 2t, 2t, यहाँ 2t, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4t, मतलब ये 4t का वैल्यू समझ लो हम लोग निकाले थे 4t, तो 4t कितना हो गया, तो यहाँ से 4t समझ लो हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो 4t का जो वैल्यू था वो 24 था, तो t का वैल्यू कितना आएगा, t का वैल्यू 6 न्यूटन समझ लो आ गया। ठीक है, तो ये 4t है टेंशन 4t, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू देखो 1 हो गया, अल्फा टी, बीटा टी, बीटा का वैल्यू क्या हो गया, बीटा का वैल्यू जो जो ब्लॉक से जुड़ा है उन्हीं उन्हीं स्ट्रिंग का टेंशन लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हम लोग ब्लॉक्स का ही लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा, गामा का वैल्यू कितना हो गया, गामा का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, 1 2 3 ब्लॉक, चौथा ब्लॉक डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा का वैल्यू 4 हो गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमें पता है कि टेंशन टी का वैल्यू क्या होता है, जी इंटू समेसन ऑफ एल्फा आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ क्या बताए थे, क्या बताए थे देख लो यार, एल्फा स्क्वायर बाई एम आई, तो एल्फा स्क्वायर बाई एम आई ना, समेसन ऑफ एल्फा स्क्वायर बाई एम आई। ठीक है, तो देख लो ध्यान से, तो जी हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 2 2 2 4 4 8, ये 8 हो गया ऊपर, डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 बाई 3 प्लस गामा स्क्वायर, तो 4 बटे 2 और प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा कितना है 4 16, 16 बटे 2 8। ठीक है, तो 16 बटे 2 8, तो देखो कितना आ गया टेंशन टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू आ गया 8g, मतलब 80 डिवाइडेड बाई, अब देख लो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 1 + 1/3
और प्लस 2 और 8 10, ठीक है। तो कितना आ गया 10 11 33, 11 33 1 34। एक बार देख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बाई m1, अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई m2, तो बीटा स्क्वायर बाई m2 मतलब 1/3 प्लस गामा स्क्वायर बाई m3, तो 4/4 m3, अच्छा ये मास 1 kg है, तो 4/1 गामा स्क्वायर बाई m3, 4/1 गामा स्क्वायर बाई m3 और प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो 16/2 8 8 4 12 1 13, ठीक है। तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 8 4 12 1 13, 13 प्लस 1/3, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 3 39 1 40, ठीक है। तो 40 80 गुणे 3 और बटे 40, तो 2 गुणे 3 मतलब कितना, बेटा आ गया टेंशन, ठीक है, वही तो आया सेम, देखो। तो देखो कितने आराम से हम लोग, और जैसे ही टेंशन आ गया, जैसे तुम्हें पता चल जाए 6 न्यूटन टेंशन, ठीक है, तो 6 न्यूटन टेंशन अगर यहाँ पे आ गया तो तुम क्या कर सकते हो, फटाफट यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 12, तो फोर्स आते ही फटाफट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये देखो कितना मतलब प्रॉब्लम को एकदम बच्चों वाला बना देता है, किसी भी टफ से टफ पुली का कितना भयानक क्वेश्चन हो, आप फटाफट एक एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं ये टेक्निक से, ठीक है बेटा। आई होप कि काफ़ी मतलब अच्छा लगा होगा, तुम लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। चलो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, जैसे इस क्वेश्चन पे जो ये बेस्ड था ये वाला, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो तुम क्या कहोगे, तुम फटाक से वही टेक्निक फॉलो करोगे, बोलोगे यार कि अगर यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, यहाँ 2t हो जाएगा। अब देखो 2t, तो यहाँ पे हो गया 2t, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, यहाँ हो गया 2t, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 4t, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा g अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1, प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 1, प्लस गामा का वैल्यू क्या हो गया, गामा का वैल्यू 3 ही ब्लॉक है, तो गामा का वैल्यू क्या हो गया 4, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर बाई m1, अल्फा स्क्वायर बाई m1, तो अल्फा स्क्वायर मतलब 1/8 प्लस बीटा स्क्वायर बाई m2, बीटा स्क्वायर बाई m2 तो 1/4 और प्लस गामा स्क्वायर बाई m3 तो 16/4, ठीक है, 16/4, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे अगर 8 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4 1 5 1 6 48 480 और बटे 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 2 + 32, है ना। तो 480 32 2 34 1 35 480/35, ठीक है। तो ये आ गया टेंशन का वैल्यू, ठीक है। अब 480/35 आ गया, मतलब 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ठीक है 96/7 आ गया, ठीक है 96/7। तो अगर देखो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg देख लिया जाए, यही 3 है चेक करने के लिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, तो 4 kg ब्लॉक पे क्या लगेगा 4t, तो 4t ऊपर ना, तो 4t, तो 4t कितना आएगा, तो ये लगभग कितना आएगा, ये आ जाएगा 4t, तो लगभग ये तो हाँ, तो हम लोग बोलेंगे 4t - 40 दैट इक्वल्स टू कितना 4a, तो a का वैल्यू कितना आ गया t - 10 समझ लो न्यूमेरिकली, तो t - 10 का मतलब 96/7 - 10, तो 70, तो 26/70, तो कितना आ जाएगा 96 में से 70 गया 26/7, तो 26/7, तो ये कितना आ जाएगा 96/7 ही था ना, जी का वैल्यू 10 ही, तो शायद हाँ 10 ही लेना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ जाएगा t - 40, 4 kg का 40 हो गया 40, 40 का मतलब यही हो गया, ठीक है। तो t का वैल्यू यही आया, है ना, t का वैल्यू तो यही आ रहा है। तो ये कितना आएगा 70, 96 - 70 कितना आ जाएगा लगभग 26/7, तो 26/7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 पॉइंट, लगभग ये 4 के करीब आ रहा है,
अप्रॉक्स यहाँ पे क्या दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं टेंशन टी का वैल्यू सही से। तो जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सही है, 1 1, यहाँ टी टी लिए, यहाँ 1 1 4 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर 1/3। अच्छा ये 1/2 था, ये 1/2 था यार, ठीक है। तो 1/2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये वैल्यू टोटल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 32, अच्छा 37 आएगा, 96/37, सॉरी 480/37, 480/37 आएगा। तो ये आ जाएगा टी मतलब 480/37 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 370 जाएगा, तो कितना बचेगा 110 और बटे 37। तो 110/37 का वैल्यू 37 गुणे 3, 30×3 = 90, 7×3 = 21, लगभग 111। तो लगभग देखो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये देखो कितना मस्त से रिजल्ट हमें दे रहा है फटाफट, किसी प्रॉब्लम में ये ट्रिक अप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, अगला वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चीज कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन में अगर इस चीज को अप्लाई हम लोग करना चाहेंगे तो कैसे आएगा। ठीक है, तो अगर इस प्रॉब्लम में अगर ये चीज हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से फिर फटाक से एक एक लाइन में देखो सीधे आंसर लिखेंगे हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे सबसे इजी क्या है, यहाँ पे टेंशन मान लेना। ठीक है, टी टी, अगर यहाँ टेंशन हम लोग टी मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2t, यहाँ हो जाएगा बेटा टी, यहाँ हो जाएगा, एक ही स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, यहाँ टी हो जाएगा और यहाँ टी, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2t हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से टेंशन टी है, तो जो ब्लॉक से जुड़ा हुआ टोटल है, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, दूसरा जो ब्लॉक जुड़ा है बीटा, उसका वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया, और तीसरे ब्लॉक से देखो टी, तो गामा का वैल्यू कितना हो गया, गामा का वैल्यू देखो 3 हो गया। क्यों 3 हो गया, क्यों 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2t और t इस पे जो वर्क करने वाला टेंशन है वो 3t है। ठीक है, तो इसका मतलब t का वैल्यू क्या होगा, अब अल्फा साइन थीटा, तो अल्फा साइन 30 प्लस बीटा और प्लस गामा इंटू जी डिवाइड बाई, बाकी तो वैसे ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर बाई m1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई m2 और प्लस गामा स्क्वायर बाई m3। 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा साइन 30 मतलब 1/2 हो गया, और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू 1 है, और प्लस गामा का वैल्यू 3 है, इंटू 10 और डिवाइडेड बाई कितना, अल्फा स्क्वायर, तो दैट इज अल्फा 1/m प्लस बीटा स्क्वायर 1/2m और प्लस गामा स्क्वायर 9/4m, 9/4m, ऊपर नीचे 4m से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया, 3 1 4, 4.5 गुणे 10 45, 45 है ना, तो 45 इंटू 4m 45, अच्छा जी ही रहने दो इसको। ठीक है, तो जी ही रहने दो क्योंकि आंसर जी के टर्म में दिया है, तो इसको हम लोग जी के टर्म में ही लिखते हैं, इसको जी ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 3 1 4, 4.5 मतलब 9/2g, 9/2g इंटू 4m और डिवाइडेड बाई 4m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 2 6 9 15। ठीक है, तो 9 9 2 11 11 4 15। ठीक है, तो यही आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4mg डिवाइड बाई 36 mg, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 4 36, 36 mg डिवाइड बाई कितना 15, ये आ गया टेंशन। और एक्सेलरेशन 4m का चाहिए, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे यार, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे 4mg माइनस 3t बराबर 4ma। तो यहाँ a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आएगा g माइनस 3t/4m।
तो g माइनस 3t/4m, तो g माइनस 3t/4m, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 36 g 36g डिवाइडेड बाई कितना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 36 गया कितना, क्या कुछ गड़बड़ आ रहा है, 4mg। टेंशन टी का वैल्यू कितना, टेंशन टी का वैल्यू जो आया 36 mg/15 आ गया। 36 mg, देखो टेंशन टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा प्लस गामा जी डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर बाई m1 प्लस बीटा स्क्वायर बाई m2 प्लस गामा स्क्वायर बाई अल्फा। अल्फा का वैल्यू 1 है, जो टेंशन का कोफिशिएंट है टी। अच्छा, स्ट्रिंग जो है कहाँ से जुड़ा है, अच्छा गड़बड़ ले लिए क्या भाई, स्ट्रिंग टी टी, तो ये 2t, तो ये 2t होगा यार। देखो ये स्ट्रिंग एक्चुअली यहाँ से, इसके ऊपर से थोड़ा डायग्राम सही से देखिए, ये देखो यहाँ से देखना चाहिए डायग्राम में, ऐसा है, ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जुड़ा है स्ट्रिंग, ये वर्टिकल है, ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे। तो टी टी 2t, तो ये 2t है, 2t है, तो अल्फा का वैल्यू 2t है यहाँ पे। अल्फा का वैल्यू देखो 2 है, तो अल्फा साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यार, अल्फा साइन थीटा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो काट दो इसको, अल्फा साइन थीटा 1 ही रहेगा भाई। ठीक है, तो अल्फा साइन थीटा, अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, और अल्फा स्क्वायर तो ये 4/m हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 अच्छा बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बीटा का वैल्यू 2 है, और गामा का वैल्यू 3 है। ठीक है, सॉरी, अल्फा का वैल्यू इससे जुड़ा है ना, अल्फा, अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 1 है, गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू 3 है, 2 1 3। अल्फा साइन थीटा तो मतलब कि 2 साइन 30, तो 1 हो गया, प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू देखो 1 है, तो 1 है, गामा का वैल्यू 3 है, ये सही है, जी बटे अल्फा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 बटे प्लस बीटा स्क्वायर 1, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 4 1 5, 5g डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5g इंटू 4 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 20 mg 20 mg 4 से गुणा कर दिए, 3 1 4 1 5 गुणे 4, 20 mg 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, और प्लस क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा 16 9 25 2 27, ये 20, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 3t माइनस mg ना, तो सॉरी 4mg माइनस 3t, इक्वेशन लिखो 4mg माइनस 3t इक्वल टू 4ma, इसका मतलब एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना आ जाएगा, g माइनस एक्सेलरेशन a का वैल्यू आ जाएगा g माइनस 3t/4m, 3t/4m, तो 4mg माइनस 3t, तो 4mg, तो ये आ जाएगा g माइनस 3t/4m, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 3/4 इसको कर दो, इसको 3/4 कर दो, तो 3/4 करेंगे तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे 9, 5g/9, तो 9 में से 5 गया 4, तो 4g/9 आ गया फाइनल आंसर। देखो है यहाँ पे आंसर दिया भी है 4g/9। तो देखो मतलब कहने का मतलब थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा यार, तो ये बड़े अमेजिंग टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज तुम सोचो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना ये टफ हो जाता, अगर ये मतलब नॉर्मल तरीके से करते कितना कंस्ट्रेंट बनाते, हालत खराब कर देता। यहाँ 1 लाइन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल यूनिक टेक्निक है, मजा आ जाएगा अगर इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज करके हम प्रॉब्लम्स को कैसे जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना।
कंस्टेंट को यूज करके, मतलब जैसे इस टाइप के जो प्रॉब्लम आते हैं हमें न्यूटन्स लॉ में, तो तुम देखते होगे कि हमें क्या क्या इक्वेशन बनाना पड़ता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं कैपिटल एम का, एक स्मॉल एम का, ठीक है। तो टेंशन, इन स्ट्रिंग में टेंशन अप्लाई होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका इसके रिस्पेक्ट में एक नॉर्मल, तो 4 नोन हो जाते हैं हमारे पास। और प्रॉब्लम जो है बड़ा, जो है सॉल्व करने में बड़ा डिफिकल्ट टाइप का लगने लगता है। हम आपको इसका एक अच्छा मेथड बता रहे हैं जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि मतलब इस नॉर्मल को यूज ही नहीं करेंगे। हम लोग नॉर्मल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, दोनों ब्लॉक के बीच क्या नॉर्मल है उसके चक्कर में ही नहीं। वेज का एक्सेलरेशन निकालना है तो वेज का एक्सेलरेशन देखो, तो हम लोग मान लेंगे यार कि वेज का एक्सेलरेशन कितना है, मान लेंगे वेज का एक्सेलरेशन कैपिटल है, और इस पुली पे बैठ के देखने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि स्मॉल एम का एक्सेलरेशन हो जा रहा है। अच्छा, तुम पुली पे बैठ के देखोगे तो तुम जरा अगर स्क्रू यहाँ से इसको नट बोल्ट से टाइट कर दो और उस वेज को x 1 मीटर आगे ले आओ, तो 1 मीटर रस्सी ढीला होगा तो 1 ही मीटर ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेज कैपिटल एम है यहाँ पे। तो देखने से लग रहा है कि a1 का वैल्यू किसके इक्वल टू आएगा, कंस्टेंट से a के इक्वल टू ही आएगा, क्योंकि जितना स्ट्रिंग यहाँ लूज होगा उतना ही ये नीचे आएगा। मतलब इस पुली से बैठ के देखने पे हमें लगेगा रस्सी, जितना हम इधर जा रहे हैं उतना रस्सी ढीला हो रहा है, तो उतना ही ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो a1 a के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इसका FBD बनाते हैं इसका वेज का ब्लॉक के साथ, तो आप पूरे को अगर एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, पूरे को अगर एक सिस्टम मान लेते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा यार कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स केवल टेंशन है, एक्सटर्नल फोर्स केवल टेंशन है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन a है और इसके पास 2 एक्सेलरेशन है, स्मॉल m के पास 2 एक्सेलरेशन है। क्या क्या, स्मॉल m का एक एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ है और स्मॉल m का एक एक्सेलरेशन जो है इधर की तरफ है, दोनों का वेक्टर सम। तो स्मॉल m के पास 2 एक्सेलरेशन है, एक ये और एक ये, बात समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट, वो क्या बनेगा, तो स्मॉल m का जो नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा वो इस a और इस a का वेक्टर सम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m वेक्टर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो स्मॉल m का तुम अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखोगे तो इधर कितना आएगा, a का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, a cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा बेटा, a sin थीटा आएगा, स्मॉल m का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्मॉल m का देखो यही एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग पूरे को एक सिस्टम अगर मान लें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया, टेंशन T, तो हम लोग बोलेंगे F इक्वल टू क्या, एफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एम ए एक्स, ठीक है, एम आई ए एक्स आई, ठीक है। तो पूरे सिस्टम पे अगर हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, तो यही तो टेंशन T ही तो है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल इंटरनल है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट ट्रिक था कि हम लोग ये बोलेंगे क्या आ जाएगा टेंशन T का वैल्यू, तो टेंशन बेटा T का वैल्यू आ जाएगा एक्स, कैपिटल एम ए का क्या एक्सेलरेशन है, कैपिटल एम ए का तो यही है, और स्मॉल एम का क्या एक्सेलरेशन है, स्मॉल एम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, तो स्मॉल एम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a माइनस ए कॉस थीटा। इसका जो एक्सेलरेशन स्मॉल एम का एक्स डायरेक्शन में आएगा वो कितना आएगा, वो a माइनस ए कॉस थीटा आएगा। मतलब क्या आ जाएगा बेटा, a1 माइनस कॉस थीटा। स्मॉल एम का जो नेट एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आएगा वो क्या आएगा, a1 माइनस कॉस थीटा। तो एम ए प्लस एम ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो दूसरा इक्वेशन। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें नॉर्मल का जरूरत नहीं पड़ा। तुम कहोगे सर टेंशन को क्या करें, तो टेंशन के लिए तुम स्मॉल एम का एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में लिख दो। तो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन अगर हम लोग लिखते हैं प्लेन के अलॉन्ग लिखते हैं, प्लेन के अलॉन्ग लिखने से क्या फायदा होगा, फिर अगेन नॉर्मल का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इधर फोर्स क्या आएगा, mg का कंपोनेंट इधर कितना आएगा बेटा, mg साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, mg साइन थीटा माइनस टी, दूसरा इक्वेशन mg साइन थीटा माइनस टी दैट इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्मॉल m का, a ऐसे है a ऐसे है, तो अब हमारे लिए डायरेक्शन हम ऐसे रिजॉल्व कर रहे हैं वेक्टर को। तो इस a का कंपोनेंट क्या आएगा, a कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एम ए, ठीक है। तो ये चीज जो आएगा नीचे की तरफ कितना आएगा, a माइनस ए कॉस थीटा, क्या बचेगा a माइनस ए कॉस थीटा। तो अगेन m
इंटू ए क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हो गया, जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा तो देखो सिंपली क्या आ जाएगा, mg का जो वैल्यू आ जाएगा, देखो t से t गायब हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल m दो बार आ जाएगा, a कॉमन में आ जाएगा, कैपिटल M प्लस 2m 1 माइनस बेटा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो a का वैल्यू क्या आ जाएगा mg बाई सॉरी mg ये mg माइनस टी नहीं mg साइन थीटा होगा। प्लेन के अलॉन्ग क्या फोर्स है, प्लेन के अलॉन्ग mg साइन थीटा माइनस टी है। तो ये हम प्लेन के अलॉन्ग बेटा इक्वेशन लिख रहे हैं। स्मॉल m का इक्वेशन किसके अलॉन्ग लिख रहे हैं, स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन लिख रहे हैं वो हम लोग प्लेन के अलॉन्ग लिख रहे हैं। बात समझ में आया, स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन लिख रहे हैं वो प्लेन के अलॉन्ग लिख रहे हैं, ठीक है। तो राइट इक्वेशन ऑफ स्मॉल m अलोंग दी प्लेन, ठीक है। तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन यहाँ पे प्लेन के अलोंग लिखा जा रहा है। तो देखो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा स्मॉल mg साइन थीटा। तो सॉल्व करने पे ये आएगा स्मॉल mg साइन थीटा, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो ए का वैल्यू देखो यही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से डायरेक्टली ये आ जाएगा एक्सेशन ए का वैल्यू। देखो कितने आराम से प्रॉब्लम, ये रेडोब का क्वेश्चन है, जो बच्चे सॉल्व किए होंगे पहली बार में वो देखो कितना बड़ा इक्वेशन वहां हम लोग लगाते हैं, यहाँ हमारा एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आई होप कि ये रिलेटिव मोशन वाला आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है, काफी सीखे होंगे, ठीक है। चलो इस पे एक जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी कंसेप्ट बेस देखो यहाँ पे ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज सी प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस। सबका मास स्मॉल m दिया है, ये भी बेटा स्मॉल m मास का है, ये भी स्मॉल m मास का, ये भी स्मॉल m मास का, सब स्मॉल m मास के हैं। ऑल सरफेस सारे स्मूथ सरफेस हैं, ठीक है, स्मूथ सरफेस हैं, ठीक है। ऑल देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, सिस्टम एकदम स्मूथ है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर अगेन वही टेक्निक फॉलो करेंगे जो अभी बताए थे हम लोग। तो हम लोग कहते हैं क्या भाई, इधर देखो अगर हम लोग बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, मान लो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे ए नॉट है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ए है। चलो अब ए नॉट ए में आपस में जो है डायरेक्ट रिलेशन ए नॉट ए के बराबर हो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं। पिछली बार क्या था, पिछली बार कांस्टेंट से जरूरी था कि चूंकि यहाँ बंधा हुआ था तो जितना ये आगे जाता उतना ही ब्लॉक नीचे उतरता, तो कैपिटल ए वन के इक्वल टू होना था। लेकिन इस बार जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट मोशन है। तो चलिए एक बात ये समझते हैं कि कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स है नहीं, तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे बेटा, टेंशन टी लग रहा है एक तो, ठीक है, इस पे एक टेंशन टी, जो ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इस पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ देखो टेंशन टी लग रहा है इस पे, ठीक है। तो अब इस पे टेंशन टी लग रहा है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि समेशन ऑफ, इसका मतलब समेशन ऑफ एम आई ए एक्स आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। फोर्स टेंशन छोड़ दो, टेंशन क्या लग रहा है वो इक्वेशन में कवर कर लेंगे। तो ठीक है, तो फिलहाल अब देखो एम आई ए एक्स आई, तो इसका देखो क्या होगा, ध्यान समझो। तो यहाँ पे ए मान लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये ए से आ रहा है, तो अब देखो अब जितना ये धागा नीचे आएगा उतना ही आगेगा, तो ये भी इसके रिस्पेक्ट में कितने जाएगा, ए आगे ही जाएगा। तो ए क्या है, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा सी, सी के रिस्पेक्ट में ये ए से आगे जाएगा, और जितने से आगे जाएगा उतने से ये ए से नीचे भी आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, क्योंकि एक ही धागे से दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही धागे से दोनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब स्मॉल एम का क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो स्मॉल एम का नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, फिर से वही जो पिछले क्वेश्चन में ए इधर होगा और ए नॉट इधर होगा। स्मॉल एम का नेट एक्सेलरेशन देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम में ऐसा दिखेगा। स्मॉल एम का जो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड फ्रेम में, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ए, तो ए को तोड़ देंगे, इधर हम लोग क्या बोल देंगे, ए कॉस थीटा बोल देंगे। तो चलो ध्यान से क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे,
तो हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, हम लोग सी के लिए लिखते हैं, तो सी का क्या हो गया एम ए नॉट, बी का क्या हो गया एम ए प्लस ए नॉट, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये इसी पे बैठा और ये ए से आगे जा रहा है ए नॉट से, और ये ए से इसके रिस्पेक्ट में ऐड हो जाएगा। इसका क्या होगा, ये तो इसके साथ साथ तो ए जा रहा है, ए नॉट से आगे जा रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कितने से गिर रहा है, ये ए से गिर रहा है। तो नेट क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा आगे की तरफ, तो m इंटू आगे की तरफ ए नॉट है, लेकिन नीचे की तरफ ए है, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा एक्स डायरेक्शन में, कंपोनेंट आएगा बेटा ए कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे ए नॉट माइनस ए कॉस थीटा, ए नॉट माइनस ए कॉस थीटा। ये वैल्यू बेटा होना चाहिए 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या है देखो 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3m ए नॉट, मतलब 3a नॉट, m तो चला जाएगा, 3a नॉट का वैल्यू किसके इक्वल टू आ गया, ए के इक्वल टू आ गया। देखो ये ए राइट साइड, 3a नॉट इक्वल टू ए कॉस थीटा आ गया, सॉरी ए नहीं ए कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपके पास, 3a नॉट आ गया ए कॉस थीटा के बराबर, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिख लेते हैं, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, कैपिटल एम पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एम पे। तो कैपिटल एम कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, कैपिटल एम देखो यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहले चलो ए से लिखना शुरू करते हैं। ब्लॉक ए का क्या लिखोगे इक्वेशन, ब्लॉक ए का क्या लिखोगे, सूडो फोर्स भी लगा सकते हो, लेकिन सूडो फोर्स हम चाह रहे हैं कि न लिखें, सीधे एकदम आराम से अच्छे से इक्वेशन लिखें। नॉर्मल इन्वॉल्व नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लेन के अलॉन्ग लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, एम जी साइन थीटा माइनस टी बराबर m इंटू ए माइनस ए नॉट कॉस थीटा, ए माइनस ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो ए माइनस ए नॉट कॉस थीटा आ गया, ए माइनस ए नॉट कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका इसके लिए इक्वेशन ए के लिए। बी के लिए क्या लिखेंगे, टी बराबर m इंटू ए प्लस ए नॉट आ गया, बी का इक्वेशन हो गया। टी बराबर m इंटू ए प्लस ए नॉट, ये बी का इक्वेशन हो गया। और इसका क्या इक्वेशन होगा, सी वाले का इक्वेशन क्या होगा, सी वाले का जो इक्वेशन होगा वो होगा टी वन माइनस कॉस थीटा, टी वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू ए नॉट, ठीक है। ये आ गया चौथा इक्वेशन, ठीक है। तो इन जब तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी अच्छा मेथड लगा होगा, काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो हमें आराम से, अदरवाइज नॉर्मल इन्वॉल्व करने चले जाते तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनता, वो हालत ख़राब कर देता, ठीक है। सॉल्व करने में 4-4 वेरिएबल बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे केवल ए नॉट टी, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लाए ही नहीं इक्वेशन में, ठीक है। तो बस हमें ए नॉट और टी सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो वैसे सेकेंड थर्ड इक्वेशन से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा आई होप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगेन पाथफाइंडर के एक बढ़िया प्रॉब्लम है, कहते हैं लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रेट थ्रेड ऑफ लेंथ 3.2 इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्लोर स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 3 kg is placed on floor, is attached at one end of thread with how much constant speed v naught, the free end of the thread must be pulled lift vertically up so that the block leaves the floor when the thread makes angle 30 डिग्री with the horizontal। ये 30 डिग्री जैसे एंगल, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ब्लॉक ऐसे था, एक ब्लॉक ऐसे था, ध्यान समझिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और उसको एक धागा ऐसे बांधे हुए हैं, इस धागे को खींचना शुरू करते हैं सीधे ऊपर की तरफ, इस धागे को सीधा ऊपर खींच रहे हैं, मतलब कोई नहीं बस सीधा ऐसे ऊपर खींच रहे हैं। जैसे ऊपर पुल करेंगे स्ट्रिंग के टेंशन आएगा और ये ब्लॉक आगे स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो करें जब ये स्ट्रिंग किसी इंस्टेंट पे, जब ये स्ट्रिंग किसी इंस्टेंट पे 30 डिग्री एंगल बना ले रहा है तो उस समय ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ दे रहा है। तो बताइए कि जो है क्या पूछा जा रहा है, शायद पूछ रहे हैं स्पीड वी नॉट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है कि स्पीड वी का वैल्यू क्या होगा, वी नॉट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि विथ हाउ मच कांस्टेंट वी नॉट, हाँ वी नॉट ही पूछ रहे हैं, वो जो कि कांस्टेंट स्पीड है। तो इस समय इसका स्पीड वी नॉट है, तो उस समय मान लो एंगल थीटा, ये थीटा, और इस ब्लॉक का चूंकि मजबूरी है जमीन पे चल रहा है तो उसका वेलोसिटी किधर होगा,
जो ब्लॉक का वेलोसिटी होगा यार वो तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो वी वेलोसिटी मान लो। और कांस्टेंट रिलेशन से आप जान ही रहे हैं यार कि दो पॉइंट एक ही स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं, तो दोनों का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसका v का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v cos थीटा आएगा, ठीक है। और इस v नॉट का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, अगर उसका cos है तो इसका साइन है, क्योंकि x में y तो ये y में है, तो v नॉट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास रिलेशन आएगा कि v cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा v नॉट साइन थीटा। इसका मतलब जो स्पीड v आया वो किसके इक्वल टू आया, v नॉट टेन थीटा के। क्यों स्पीड v निकाल रहे हैं, क्योंकि उसी से हमें इसका एक्सेलरेशन पता चलने वाला है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो a आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन a इज नथिंग बट dv बाई dt बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt हो जाएगा v नॉट टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का होता है डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है यार, डी थीटा बाई डी टी है क्या, जिस रेट से हमारा ये रोटेट कर रहा है, डी थीटा बाई डी टी क्या है, ये थीटा जो एंगल बना रहा है उसका रेट ऑफ चेंज डी थीटा बाई डी टी। तो वो कैसे पता चलेगा, वो यही बताएगा। जैसे जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे बैठ गया है कांस्टेंट स्पीड पी से, तो वो कहेगा कि ये इस स्ट्रिंग पे बैठ के देखेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट पे बैठ के देखोगे, ठीक है। तो तुम कहोगे कि वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा इधर कितना है, वी कॉस थीटा, वेलोसिटी वी कॉस थीटा इधर है, तो इधर की तरफ कितना है, इधर की तरफ कितना है, यह है वी साइन थीटा, वी साइन थीटा है। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि स्ट्रिंग का जो रोटेशन होगा, स्ट्रिंग जो पॉइंट पी और पॉइंट मान लो ये क्यू पॉइंट, तो जो पी क्यू लाइन है मतलब धागा किस रेट से घूम रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू का परपेंडिकुलर डिवाइड बाई स्ट्रिंग का लेंथ एल, एल लेंथ अगर स्ट्रिंग का है, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा, वो जो स्ट्रिंग किस रेट से घूम रहा है बेटा, वो क्या हो जाएगा। अब देखो ये इधर है, ये इधर है, अपोजिट डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर, तो ऐड हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा और प्लस वी साइन थीटा बाई एल हो जाएगा ना। 50 का आंसर ए और सी। और यहाँ सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, 8 ग्राम हाफ डे नंबर 11 वी का वैल्यू 7 ग्राम सी। वी नॉट टेन थीटा, तो ये हो जाएगा वी नॉट और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो फाइनली जो ओमेगा आया कॉस स्क्वायर थीटा फिर से 1 हो गया, तो वी नॉट बाई कॉस थीटा, अच्छा बाई एल भी रहेगा, 1 बाई एल, वही तो नहीं पता एल इंटू, ठीक है। तो वी नॉट कॉस थीटा बाई एल आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू जिस रेट से ये धागा घूम रहा है वो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू आ गया वी नॉट कॉस थीटा बाई एल। तो इसका मतलब यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे एक्सेलरेशन ए में, तो वी नॉट सेक स्क्वायर थीटा इंटू वी नॉट कॉस थीटा बाई एल इंटू वी नॉट कॉस थीटा बाई एल, नहीं वी नॉट बाई एल कॉस थीटा नीचे है ना, वी नॉट बाई एल कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई एल यहाँ पे आ जाएगा बेटा सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये चलो आपका इक्वेशन नंबर हो गया, मान लेते हैं 2, और ये चलो इक्वेशन 1 था, ठीक है, या जो भी इक्वेशन नंबर छोड़ो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये ब्लॉक टेबल को छोड़, इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स दिखेगा, देखो ध्यान से। अगर स्ट्रिंग में टेंशन टी है यहाँ पे, और यहाँ पे वेट क्या है, यहाँ पे वेट एम जी है, नॉर्मल एन है, और एक्सेलरेशन ए है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनेगा टी कॉस थीटा किसके इक्वल टू होगा, टी कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल टू होगा, तो टी कॉस थीटा देखो एम जी के इक्वल, सॉरी टी कॉस थीटा एम ए के इक्वल टू हो जाएगा, छोड़ देगा, अगर नॉर्मल 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब टी साइन थीटा किसके इक्वल टू आएगा, टी साइन थीटा एम जी के बराबर होगा, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल टू, टी कॉस थीटा किसके इक्वल टू, मास इनटू, तो टी साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो एम जी के इक्वल टू आएगा, क्योंकि नॉर्मल तो 0 हो चुका है। तो टेन थीटा का वैल्यू यहां से किसके इक्वल टू आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आ गया जी बाई ए के इक्वल टू, मतलब ए का वैल्यू जो आ जाएगा जी बाई टेन थीटा आ जाएगा।
ए का वैल्यू जो आ जाएगा वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा जी बाई टेन थीटा का। तो ये इसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे जी बाई टेन थीटा। तो जी बाई टेन थीटा मतलब कि ये हो जाएगा जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका मतलब वी नॉट स्क्वायर क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हो गया जी एल। अब यहाँ पे देखो कॉस सेक, तो कॉस के पावर थीटा नीचे होगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यही आ गया वी, और ये जी एल रहेगा। ठीक है, तो इसका वी नॉट का वैल्यू क्या हो गया, तो वी नॉट का वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट जी एल बाई साइन थीटा बेटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा गलत, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना डिग्री है, तो ये हो जाएगा 3/4, और अभी वो जी एल जी कितना है 10 और लेंथ कितना है 3 अरे नो, तो कमेंट तो मना कर फिर से रिकॉर्डिंग। साइन थीटा बाई 2 32 गुणे 2 64, 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, तो 8 गुणे 3 24/4, फाइनल आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। मैं बेटा तो देख लो काफी बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देख लो कैसे किया गया, मतलब एक एक स्टेप यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग किसी प्रकार का सर्कुलर का कंसेप्ट नहीं लगाया, ना किसी प्रकार का सूडो फोर्स यहाँ पे हम यूज किए, प्योर बेसिक से हम कर लिए। ठीक है, एक तरीका यह भी होता है कि उसको हम सर्कुलर मोशन में देखें क्या फायदा, सिंपल प्लेन काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करें, किसी प्रकार के सूडो फोर्स या सर्कुलर की जरूरत यहाँ पे नहीं है ना, काफी आसानी से सॉल्व, ये बेटर अप्रोच होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मतलब बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो जो है हमें समझ में आता है यार कि फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन द स्प्रिंग पूछ रहा है आफ्टर सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है, तो देखो जरा इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो इस पुली पे बैठ के देखोगे, इसका A1 मानोगे, वी डी वी बाई डी एक्स मैक्सिमम मिनिमम, दुनिया भर की बातें, हालत खराब। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बेसिक एक कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग। इसको तो खैर वर्क एनर्जी में भी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से भी बताया जाता है, लेकिन अगर काइनेमेटिक्स से भी समझना चाहें हम लोग कि एक एफ फोर्स लगाते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट के है नेचुरल लेंथ पे अगर है ये, तो जब स्प्रिंग अगर एक्स यहाँ पे आगे खींच जाता है, एक्स अगर स्प्रिंग किसी इंस्टेंट पे यहाँ से एक्स आगे चला जाता है और वेलोसिटी यू 0 है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, और यहाँ पे जब ये x आगे चला जाता है तो ब्लॉक का वेलोसिटी क्या हो जाता है, जब ये स्प्रिंग खींच जाएगा x तो ब्लॉक का वेलोसिटी यहाँ पे v हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर F फोर्स से खींचा जा रहा है, इसको F फोर्स से खींचा जा रहा है, तो F माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए, और a का मतलब क्या वी डी वी बाई डी एक्स। तो वी डी वी कितना आ जाता है, वी डी वी का वैल्यू आ जाता है F बाई एम और माइनस के बाई एम एक्स, के एक्स बाई एम। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं यार, किसी इंस्टेंट पे हम लोग 0 से v बोल देते हैं और इसको हम लोग 0 से x बोल देते हैं। हम लोग बोलते हैं वी स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाता है, वी स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू आ जाता है f बाई एम एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ बाई एम एक्स माइनस के एम बाई माइनस के एक्स के एम बाई एम। ठीक है, तो प्रॉपर अगर हम लोग ये बोले कि m से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, m से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग क्या बोलते हैं कि इस एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क करेगा, स्प्रिंग इतना नेगेटिव वर्क करेगा, दैट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कहते हैं कि अगर v का वैल्यू 0 हो जाए, अगर v का वैल्यू 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर v का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 2f बाई के आ जाता है, 2f बाई के। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन, दिस इज मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है यार। ठीक है, और बताओ फोर्स 0 कहाँ पे था, अगर हम लोग पूछें कि फोर्स नेट 0 कहाँ होगा, अगर नेट फोर्स पूछें 0 कहाँ होगा, तो उस केस में जो x का वैल्यू आता है वो कितना आता है, वो आता है एफ बाई के। मतलब कि ये जो ब्लॉक है
ब्लॉक है x1 दूरी तक क्या करता है, नेचुरल लेंथ से x1 दूरी तक इसका वेलोसिटी बढ़ता है, नेचुरल लेंथ से x1 दूरी तक वेलोसिटी इसका बढ़ेगा, उसके बाद फिर x नॉट पे जाते थे वेलोसिटी क्या हो जाता है, x नॉट पे जाते जाते इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, x नॉट पे पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है। ठीक है, तो ये आप एसएचएम में जानते हैं इसका पूरा मोशन कैसा होता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, मीन पोजीशन पे क्या होता है, फोर्स 0 होता है। ये नॉर्मल है, नंबर 2F बाई के इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन। स्प्रिंग को अगर एक तरफ से खींचा जाएगा तो कितना स्प्रिंग खींचता है, 2F बाई के। अच्छा, अगर यही स्प्रिंग दोनों तरफ से खींचा जाए, दोनों तरफ से अगर फोर्स लगाना शुरू कर दें, तो इसमें किताबों में ये चीज देता है न्यू, उसमें सेंटर ऑफ मास वाले में, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको आप न्यूटन लॉ से ज्यादा अच्छे से इस चीज को डील कर सकते हैं। जैसे अगर ये F2 फोर्स इधर लगाएंगे और F1 फोर्स इधर लगाएं, और ये अपने नेचुरल लेंथ पे है और ये कांस्टेंट k है, तो आपसे पूछा जाए फाइंड x नॉट, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो है किसी समय x खींच चुका है, मान लेते हैं कि स्प्रिंग किसी समय x खींच चुका है, ध्यान से देखो, मान लो कि स्प्रिंग किसी समय x खींच चुका है, x। तो अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, इस पे kx इधर की तरफ लगेगा, इस पे kx इधर की तरफ लगेगा। मान लो कि इसका एक्सेशन A2 है और इसका एक्सेशन A1 है। ठीक है, तो A1 का वैल्यू क्या होगा, तो A2 का वैल्यू जो हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन ऑफ 2 आएगा A2 बेटा, वो हो जाएगा F2 बाई एम माइनस के एक्स बाई एम 2। और एक्सेलरेशन ऑफ 1 जो आएगा, A2 देखो राइट साइड होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्या होगा, F1 बाई M1 माइनस के एक्स बाई M2, और ये एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट साइड। जब तक स्प्रिंग एक्सपेंड हो रहा है तो एक का एक्सेलरेशन इधर, एक का एक्सेलरेशन हम लोग इधर दिखा दिए। ठीक है, तो अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कितना आ जाएगा, F1 बाई M1 प्लस F2 बाई M2। ठीक है, और माइनस माइनस के जो है kx कॉमन में आ गया, 1 बाई M1 प्लस M1 बाई M2। अब एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 को हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 को हम लोग ये बोल सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू dv12 बाई क्या, dx। मतलब कि इस पे बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर है, इस पे बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर है, 2 पे ब्लॉक पे बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर है, 1 का मोशन देख रहा है, तो क्या देखेगा, वो देखेगा कि ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। अब क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे देखो ये चीज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू dv12, तो दैट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F1 बाई M1 प्लस F2 बाई M2 इंटू dx माइनस के इंटू एक्स, मतलब 1 बाई M1 माइनस के 1 बाई M1 प्लस 1 बाई M2 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, देखो 0 से 0 हो जाएगा, और ये 0 से क्या हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा। जैसे पिछली बार देखो, जो पिछला केस हम लोग देखे थे, पिछला केस देखे थे, इसको हम क्या करते, इसको 0 से अगर 0 इंटीग्रेट करते, इसको अगर हम लोग 0 से 0 इंटीग्रेट करते तो क्या होता, 0 से 0 डी बी का वैल्यू क्या आता है, एफ एक्स नॉट बाई एम माइनस के नॉट स्क्वायर बाई 2, दैट इक्वल्स टू क्या आता है, 0 आ जाता। तो एक्स नॉट का देखो दो वैल्यू आता है, एक 0 आता और एक एक्स नॉट का वैल्यू कितना आता, 2f बाई के आ जाता ना। एफ समझ में आया, तो ये हो जाता एफ बाई, अच्छा ये के एक्स बाई एम, ये एम तो चला ही जाएगा, तो एक्स नॉट का वैल्यू कितना आता, 2f बाई के आ जाता है यहाँ पे।
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जाते 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 इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जाते जाते इस स्मॉल एम का जो वेलोसिटी आ जाता है वो कितना आ जाता है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, और ये नेचुरल लेंथ से कितना आगे होता है, देखो ये एक्स नॉट आगे होता है, यहाँ पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 0, यू 0 था, फाइनली वी 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 2f/k आया, एक्स नॉट का वैल्यू 2f/k। उसी तरीके से अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये देखो f के जगह ये आ गया और k के जगह ये आ गया, देखो पिछली बार क्या था, f/m माइनस k/2m, तो f/m माइनस k/2m, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो अब इफेक्टिव देखो ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x बचेगा, ये x बचेगा, तो सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाता है 2, f के जगह आ गया f1/m1 प्लस f2/m2 डिवाइड बाई k के जगह क्या आ गया, k के जगह आ गया 1/m और प्लस 1/m2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाता है। तो 2/k तो वही है जो पिछले में आता था, 2/k तो वही है, 2/k तो वैसे ही है, और अंदर क्या आ जाएगा, जब ऊपर नीचे हम लोग m1 m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 f2 और प्लस m1 f2 प्लस m2 f1, मतलब m2 f1 और प्लस m1 f2 और डिवाइड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या, m1 f2 m2 f1 प्लस m1 f2 और डिवाइड बाई क्या आएगा, m1 प्लस m2। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास हो जाता है कि एक तरफ f1 से एक तरफ f2 से खींचा जाए तो x नॉट का वैल्यू क्या आएगा, m1 f2 प्लस m2 f1 प्लस m1 f2 और डिवाइड बाई क्या, m1 प्लस m2, ये तो फोर्स वाला फैक्टर आया, और 2/k तो 2f/k तो रहता ही रहता है, तो 2f/k तो रहेगा, 2/k तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और f के जगह इफेक्टिव फोर्स ये हो गया, ठीक है। तो इस रिजल्ट को बड़े धड़ल्ले से हम प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखो, पहला काम तो तुम ये करोगे इफेक्टिव मास वाला चीज लगा दोगे, तो इफेक्टिव मास कर दोगे तो ये मास कितना हो गया, ये मास हो गया 4m1m2, तो 4 गुणे 4mm बटे कितना 5, ठीक है, तो 4m1m2 बटे m1 प्लस m2 तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 16m/5, तो 16m/5 आ गया इफेक्टिव मास। मतलब यहाँ पे समझो कि तुम इस क्वेश्चन को किस में रिप्लेस कर दिए, इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे कितना आ गया 2mg आ गया, और यहाँ पे कितना फोर्स आ गया, कितना कितना मास लटक गया, 16/5m लटक गया, तो 2m और 2m, तो 2m और 2m क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 4m, और कितने फोर्स से खींच रहा है, 2mg फोर्स से खींच रहा है। स्प्रिंग है यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, स्प्रिंग है, और 2m प्लस 16m/5 करोगे तो 5 गुणे 10 26m/5, तो 26m/5 आ गया, तो यहाँ पे मास कितना हो गया, यहाँ पे जो मास आ गया 26m/5m आ गया इफेक्टिव मास, लेकिन खींचने वाला फोर्स क्या है, यहाँ का इफेक्टिव वेट कितना है 16m, तो जो फोर्स लग रहा है 16/5 mg फोर्स लग रहा है, क्योंकि इफेक्टिव खींचने वाला जैसे 2mg यहाँ पे, तो 2mg फोर्स दिखा दिए, के कांस्टेंट है तो पता चल गया यार फटाक से एक्स मैक्स का वैल्यू, अब सीधे आंसर लिखो डायरेक्ट, तो कितना जादुई रिजल्ट देता है ये। तो क्या बोलेगा m1 f2 इंटू m1, देखो फोर्स कितना हो गया 16mg/5 हो गया f2, और इंटू m1 कितना मास है 4m, और प्लस प्लस f2 इंटू m1 प्लस f1 इंटू m2, f1 कितना है 2mg, और m2 कितना है, कितना इफेक्टिव मास है, तो 26/5 है, ठीक है। अच्छा 2/k तो बेटा रहेगा ही रहेगा,
2/k तो रहता ही रहता है, तो 2/k तो रखेंगे ही, और डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो m1 मतलब 4m और m2 कितना 26m/5। तो देखो अगर ये चीज आपको पता है तो प्रॉब्लम को आप चुटकियों में उड़ा देंगे, अदरवाइज मर जाएंगे करते करते। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेना, ये ऑप्शन डी आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक, देखो 46 नीचे आ ही रहा है, ऊपर से 2 से गुणा कर देंगे 23 देखो आ रहा है। देखो 5 गुणे 4 20, 20 26 20 46, 2 से गुणा करेंगे तो, और 5 5 कट ही जाएगा एलसीएम में जाके, 5 5 कट ही जाएगा, तो देखो 23 नीचे आ गया, बिल्कुल सही बात है। और ऊपर कितना आएगा, ऊपर देखो 16 गुणे 4 64, और 64 और 26 दूरे 26 दूनी 52, 64 और 52 116 mg/23 के, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रिजल्ट है। देख लो कितना मजेदार ट्रिक बताया तुम्हें, ये कभी तुमको देखने को नहीं मिला होगा, हमें भरोसा है ये चीज। ठीक है, और इसको यूज करके हम जे एडवांस का ये वाला जो प्रॉब्लम था, जे एडवांस 2019 का ही बच्चे इस क्वेश्चन को देखे होंगे, देख के डर गए होंगे। तो इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से उस ट्रिक को फॉलो करके हम लगा सकते हैं, बड़े आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k. This block is connected to two other blocks of mass m and 2m using two massless pulleys and string. ठीक है बेटा, तो दिक्कत, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आर a1 a2 एंड a3 एज शोन इन द फिगर, ऐसा दिखाया गया है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विथ इट्स अनस्ट्रेस्ड स्टेट। The maximum extension is x naught, स्प्रिंग का maximum extension x naught. Which of the following options are correct? तो ऑप्शंस क्या हैं यार, नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन देख लेते हैं। x naught का एक वैल्यू बोल रहा है, when the spring achieve an extension of x naught by 2 for the first time, the speed of block क्या होगा ये पूछ रहा है। कनेक्टेड टू स्प्रिंग इज, जो स्प्रिंग से जुड़ा है, a2 माइनस a1 का वैल्यू a1 माइनस a3 दिया हुआ है, एन एक्सटेंशन x naught by 4, ठीक है। द स्प्रिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इतना, ये पूछ रहा है क्या कैसे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात x नॉट चलो निकाला जाए कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एंड यहाँ पे फिक्स है, एक तरफ फोर्स लग ही नहीं रहा है, तब तो बड़ा आसान हो गया यार, एक तरफ तो फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मास 2m हो गया ना, ये 2m मास है, और इसको देखो 2m और m, तो यहाँ पे इफेक्टिव मास कितना हो गया 2mm, तो 4 इंटू m1 m2 बटे m1 प्लस m2, तो क्या क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो देखो 8m/3 आ गया। इसका मतलब ये समझ लो, ये जो पूरा पुलिस सिस्टम है वो केवल बकवास है। यहाँ पे समझो 8m/3 लटक रहा है, कितना मास, इफेक्टिव मास हो गया 8m/3। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से एक ब्लॉक इससे जुड़ा हुआ है जिसका की मास हो गया 8m/3, खत्म बात। ठीक है, और 8m/3 मास हो गया, तो ये कितने से इसको खींच रहा होगा, कितने से खींच रहा होगा, 8mg/3 से खींच रहा होगा, 8mg/3 फोर्स से खींच रहा होगा। ठीक है, तो अब 8m/3 और 2m को जोड़ दो तो कितना हो गया, कितना हो गया। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया तुम्हारा 8m/3 प्लस 2m। तो इसको एक लाइन और रिड्यूस कर देते हैं, तो 3 गुणे 2 6, 8 6 14, तो 14m/3 टोटल मास आ गया। जो मोशन कर रहा है, जो मतलब SHM आगे चल के देखेंगे तो SHM ही होता है, जो SHM हो रहा है वो कितने मास का हो रहा है, तो 14m/3 मास का SHM हो रहा है। किस फोर्स से, व्हाट इज ऑसिलेटिंग फोर्स, तो F इज 8mg/3, ऐसे समझ लो। जो फोर्स, जो खींचने वाला फोर्स है वो किसके बराबर है, दैट इक्वल टू 8mg/3 फोर्स। तो तुम्हें पता है कि x नॉट का वैल्यू कितना होता है, 2F/k होता है, मास पे थोड़ी डिपेंड करता है। अगर एक ही तरफ से खींचा जा रहा हो, दो तरफ से खींचा तब m1 f2 m2 f1 करते हैं, तो यहाँ से 2F/ सिंपल, तो 2F/k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16mg/3k इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। मतलब कि जो पूछ रहा था x नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो 16mg 2F/k हो रहा है, तो 16mg/3k आ गया आपका x नॉट का वैल्यू। इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आंसर ये तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अच्छा, व्हेन स्प्रिंग इज एट एक्सटेंशन ऑफ x0/2 फॉर द फर्स्ट टाइम,
अब सुनो यार, ये तो बड़ा अच्छा चीज है कि हमें पता है कि जब एक्स नॉट मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है तो देखो ध्यान से, एक्स नॉट का क्या होता है वैल्यू, एक्स नॉट का वैल्यू मैक्सिमम एक्सटेंशन एक्स नॉट होता है। तो एक्स वन जहां नेट फोर्स जीरो होता है, एक्स नॉट का वैल्यू कितना बताया था, 2f/k। तो उसके आधे पे क्या होता है, उस पे आधे पे नेट फोर्स जीरो होता है। अब जब नेट फोर्स जीरो होता है उसमें वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और हमें पता है कि v का वैल्यू क्या आता है, एसएचएम में आप पढ़ेंगे तो वेलोसिटी v का वैल्यू कितना होता है, v का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो ओमेगा ए होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए, ओमेगा का मतलब अंडर रूट k/m इंटू ए। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच के गैप को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बेसिकली एम्पलीट्यूड जो इस केस में जो एम्पलीट्यूड आता है वो एक्स नॉट माइनस एक्स वन आता है। और एक्स नॉट किसके बराबर है, 2f/k, और एक्स वन कितना आता है, f/k। तो ये कितना आ जाएगा, ये f/k के बराबर ही आ जाएगा। मतलब कि एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, f/k के बराबर। मतलब एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नॉट बाई टू के इक्वल टू हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड एक्स मतलब ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड मतलब एक्स नॉट बाई टू के बराबर, मैक्सिमम वेलोसिटी रूट k/m इंटू एम्पलीट्यूड। तो वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है कि पूछ रहा है कि ये बताओ यार कि जिस समय वो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट बाई टू है उस समय क्या होगा। तो इसका मतलब ये यही चीज क्या है, यही चीज तो एम्पलीट्यूड है। तो वेलोसिटी जो आएगा, वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स नॉट बाई टू। तो ओमेगा इंटू एक्स नॉट बाई टू, ठीक है। तो जिसका वैल्यू कितना होगा, ओमेगा मतलब k/m, अंडर रूट k/m, और m कितना है, कितना मास है। तो जो मास है वो 16m/3 है, जो मास है वो 16m/3 है। तो 16m/3 तो ये 3 हो गया, ये तो ओमेगा हो गया ना, अंडर रूट k/m। और एक्स नॉट बाई टू, और एक्स नॉट का वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले थे, एक्स नॉट का वैल्यू कितना निकाले थे, इतना। तो एक्स नॉट बाई टू क्या होगा, 8mg/3k हो जाएगा। ये हो जाएगा 8mg/3k। अच्छा, इसको अंडर रूट के अंदर भी ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 3 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, और ये 4, तो ये हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो 4mg/3k आएगा फाइनली, अगर अंडर रूट के अंदर भी ले जाते हैं तो रूट 4mg/3k मतलब कि जो है अच्छा जी तो बाहर ही रहेगा, तो मतलब कि जी अंडर रूट 4m/3k, जी अंडर रूट 4m/3k इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, जो कि ये ऑप्शन तो सही नहीं आया। मैक्सिमम वेलोसिटी देखो यही आएगा। अच्छा ये देखो, ये तो कंस्ट्रेंट रिलेशन है, तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन अगर इसका a1 इसका a2 a3, तो तुम्हें पता है कि a1 का वैल्यू क्या होता है, a2 प्लस a3/2 ही आता है। मतलब 2a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a2 प्लस a3 आएगा। ये तो कंस्टेंट से आ ही जा रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2a1 इक्वल टू a2 प्लस a3, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन से। ये देखो गलत, ये गलत, दो रॉन्ग हो गए, ये करेक्ट हो गया। अच्छा देखो, एट एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई 4 of the spring the magnitude of acceleration of block connected to spring is, ठीक है। जिसमें एक्सटेंशन x नॉट बाई 4 होगा, अब ध्यान से देखो, जिसमें बेटा एक्सटेंशन x नॉट बाई 4 होगा तो उस समय फोर्स कितना लगेगा इस पे, जिस समय एक्सटेंशन x नॉट बाई 4 होगा तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन इसका भी होगा। तो अगर एक्सेलरेशन a है मान लो और एक्सटेंशन x नॉट बाई 4 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, f माइनस के एक्स नॉट बाई 4 दैट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल मास। तो टोटल मास कितना है, पूरे को सिस्टम मान के कर दिए, 14m/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एफ माइनस ना, और एफ है कितना 8mg/3 और माइनस के एक्स बाई 4। तो के एक्स बाई 4 कितना आ जाएगा, 4mg/3 दैट इक्वल टू कितना 14m/3a। तो 3 चला गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 में से 4 गया 4, तो 4g बाई कितना, 4g बाई 14, मतलब 2g/7 आ गया एक्सेलरेशन। जबकि क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 3g/10, तो ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है।
तो इस टाइप क्वेश्चन में देखो कितना खतरनाक है, बच्चे सोचेंगे बार बार यार ये कैसे, केवल एक ही कैसे करेक्ट हो सकता है, जबकि वास्तविकता था कि एक, उसमें शायद डी दिया था, इसमें ए बी सी डी में उसमें डी वाला ऑप्शन नीचे था ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो इसमें सी दिया है, फिर एक ही ऑप्शन करेक्ट ही है। इतना सॉल्व करने के बाद देखने में लगता है, तो इस पर बच्चे क्या करते हैं कि घबरा के छोड़ ही देते हैं कि यार उनको लगता है नेगेटिव हो जाएगा, एक ही है तब भी 4 नंबर मिलेगा। देखो कितना जेई वाले कितना माइंड गेम खेलते हैं, कितना सॉल्व करने पे, मतलब कोई बच्चे को मान लो कुछ नहीं पता, सबसे अच्छा सबसे खुश नसीब बच्चा वही होगा जो कि केवल इसको ये पता होगा यार यही चला, वो कहेगा चलो 1 नंबर तो पार्सल में 1 नंबर का लेके चलेगा और उसको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। और जो बच्चे बेचारे सॉल्व करके कुछ ना कुछ सोचेंगे यार कि लगता है ये वाला नहीं टाइम मिला, तो सोचेंगे चलो ये तो है, ये भी एक करेक्ट, उनको -2 मिल जाएगा। इससे बढ़िया कि लिटिल नॉलेज इज गुड, है ना। तो चलो खैर वो मजाक कर रहे थे। देखो मतलब तरीका सीख लोगे तो तुम्हारे लिए तो 1 लाइनर का ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, आराम से देख लीजिए ऑप्शन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके बाद। ये इरोडम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि स्मॉल डिस्क इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा। ठीक है, एक प्लेन है ऐसे विथ हॉरिजॉन्टल एंड imparted initial velocity v naught. Find how the velocity of disk depend upon the angle phi if the friction k equal to tan alpha and the initial moment phi naught equal to 90 डिग्री। कहने का मतलब एक शुरुआत में इसको जो है एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है प्रॉब्लम में, ध्यान से देखते हैं हम लोग। एक इंक्लाइन प्लेन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो कुछ समथिंग लाइक ऐसा, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ से क्या करते हैं कि एक जो है एक जो है ब्लॉक को यहाँ से जो है, चलो ऐसे ही जोड़ लेते हैं, इस प्लेन पे मतलब कि इसके एक पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी देते हैं इधर की तरफ 90 डिग्री का, मतलब कि प्लेन के ऐसे थ्रो करेंगे, और ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, बट ऑब्वियस ऐसे स्लाइड करके वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये प्लेन का जो एंगल है वो अल्फा दे रखा है। बोल रहे हैं जिस समय वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से फाई एंगल बना रहा है, जिस समय वेलोसिटी वेक्टर इसके जो ग्रेटेस्ट स्लोप से फाई एंगल बना रहा है, ठीक है, पहले ये फाई 90 डिग्री था, जिस समय वेलोसिटी ऐसे जो है कुछ आपका फाई एंगल बना रहा है, उस समय पूछ रहे हैं कि जो है वेलोसिटी, अगर शुरुआती वेलोसिटी वी नॉट हो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर वी नॉट था, तो जिस समय फाई एंगल बनाएगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा, यही प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे किया जाएगा यार। ठीक है, तो जिस समय अगर ये वेलोसिटी यहाँ से फाई एंगल बना रहा होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से फाई एंगल बना रहा, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लगेगा, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगा, तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंशियल टू द पाथ। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो इधर की तरफ लगेगा पीछे की तरफ, और एम जी साइन थीटा इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब जो इधर की तरफ फोर्स आएगा वो आ जाएगा एम जी साइन एल्फा, और जो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा दैट इक्वल्स टू म्यू इंटू एन आएगा, तो म्यू एम जी इंटू क्या, कॉस एल्फा। और म्यू का वैल्यू क्या दे रखा है, म्यू का वैल्यू देखो, ये म्यू का मतलब के, यहाँ पे इसको म्यू हम लोग बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू का वैल्यू दे रखा है tan अल्फा के बराबर, तो म्यू का वैल्यू tan अल्फा के बराबर दे रखा है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा आपका, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी, नॉर्मल का वैल्यू कितना है, नॉर्मल का वैल्यू एम जी कॉस अल्फा है, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो एम जी साइन अल्फा इधर, ठीक है, और फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर है, अच्छा नहीं, एम जी साइन अल्फा इधर नहीं है, इधर जो आएगा
फोर्स देखो इधर इधर की तरफ कितना है, प्लेन के अलॉन्ग कितना है, mg साइन अल्फा, और ये वेलोसिटी अगर यहाँ से फाई एंगल बना रहा है, अगर वेलोसिटी यहाँ से फाई एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन का जो mg का कंपोनेंट आएगा, तो ये mg साइन अल्फा है। mg साइन अल्फा तो इस लाइन के अलॉन्ग है, mg साइन अल्फा इस लाइन, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये देखो फाई एंगल बना रहा है यहाँ से, तो mg, तो इसके अलॉन्ग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg साइन अल्फा का कौन सा कंपोनेंट, साइन फाई कंपोनेंट, mg साइन अल्फा का साइन फाई कंपोनेंट, ये प्लेन के अलॉन्ग है। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू एम जी कॉस एल्फा, तो म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू एम जी टेन एल्फा है, तो आ जाएगा एम जी टेन एल्फा, एम जी टेन एल्फा ना, एम जी टेन एल्फा कॉस एल्फा, तो ये फाइनली एम जी साइन एल्फा ही आ गया। मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू एम जी साइन एल्फा, और इधर है एम जी साइन एल्फा साइन फाई, नहीं साइन फाई नहीं, कॉस फाई। mg का फिर से देख लो यार, mg का जो कंपोनेंट आएगा इस प्लेन में कितना आएगा, प्लेन कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे है, तो प्लेन के अलोंग जो आता है mg साइन थीटा आता है, तो mg साइन थीटा तो ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग आएगा, लेकिन ये यहाँ से फाई एंगल बना रहा है वेलोसिटी वेक्टर, तो इसका मतलब है कि mg साइन अल्फा से फाई एंगल पे, तो mg साइन अल्फा कॉस फाई आएगा, सॉरी mg साइन अल्फा कॉस फाई। तो जो वेलोसिटी का दो वेलोसिटी के अलोंग, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको तुम मारोगे, इसको वेलोसिटी तुम ऐसे दोगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे कर्व पे जाएगा, तो कर्व पे जाएगा तो हमेशा फोर्स का जो कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग होगा वो स्पीड को कंट्रोल करेगा, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वो डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। देयर आर ऑलवेज टू काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, किसी भी कर्वलिनियर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक जो वेलोसिटी के अलोंग बेटा एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी के अलोंग आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी जो होता है वो डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बेटा होता है, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है ए एन, मतलब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, बोलो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें मालूम नहीं है, तो पता नहीं कौन सा कर्व पाथ है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि v इंटू ओमेगा भी बोलते हैं इसको, और ओमेगा क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर जिस एंगल से रोटेट कर रहा है, दैट इज v इंटू डी फाई बाई डी टी, यहाँ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाई क्या है, फाई वेलोसिटी वेक्टर का एक फिक्स लाइन, इस लाइन से एंगल वेलोसिटी, इस लाइन से वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, फाई, तो जिस रेट से ये आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये वी वेक्टर रोटेट कर रहा है, दैट इज द फाई। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जो आएगा v इंटू ओमेगा हो जाएगा, दैट इज v इंटू डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ओमेगा को v बाई आर लिखते हैं तो v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। फिलहाल चूंकि हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन नॉर्मल को हम लोग इस टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। अब देखो ध्यान से, जो फोर्स का कंपोनेंट इधर आया, और इधर की तरफ क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा mg का जो साइन अल्फा का कंपोनेंट आएगा, mg साइन अल्फा का दो कंपोनेंट आ गया, एक आ गया इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी के लॉन्ग, और एक आएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा mg साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा फाई हो गया, तो mg साइन अल्फा, ये आएगा साइन फाई, mg साइन अल्फा साइन फाई। बात समझ में आया। तो अब देखो, अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन होगा, तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन होगा, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन होगा, ध्यान से देखो, mg साइन अल्फा कॉस फाई, mg साइन अल्फा कॉस फाई माइनस mg साइन अल्फा दैट इक्वल्स टू dv बाई dt, dv बाई dt, मतलब mg साइन अल्फा कॉमन में आ गया, mg साइन अल्फा कॉमन में आ गया, और ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में क्या आया, 1 माइनस कॉस फाई माइनस 1 इक्वल्स टू dv बाई dt। और नॉर्मल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे,
नॉर्मल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे? तो नॉर्मल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, देखो ये फोर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब जी साइन अल्फा साइन फाई इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन अल्फा साइन फाई, और इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा v इंटू डी फाई बाई डी टी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन को जरा डिवाइड कर दोगे तो ये m इंटू डी वी बाई डी टी आता है ना, ये m डी वी बाई डी टी, तो मास से यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे m रहेगा, m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो m से m यहाँ पे क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएंगे, तो m कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिलेशन जो आ जाएगा वो देखो ये आ जाएगा, कॉस फाई, देखो जी साइन अल्फा चला गया, कॉस फाई माइनस 1 डिवाइड बाई साइन फाई दैट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी फाई इंटू यहाँ पे डी फाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा डी वी बाई वी। फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर दिए, तो टी टी कट गया, डी टी कट गया, तो डी वी बाई वी, और जब ये क्रॉस डी फाई नीचे रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इधर आ गया, ठीक है, देखो यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया मस्त सा, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट कर, मतलब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कॉस फाई माइनस 1 डिवाइड बाई साइन फाई डी फाई, कॉस फाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन फाई डी फाई दैट इक्वल्स टू डी वी बाई वी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो यार, वी नॉट से लेके वी तक, और इसको इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ, पाई बाई 2 से लेके फाई तक, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो तुम देखो कॉस पाई बाई साइन फाई का क्या हो जाएगा, तो साइन फाई को जो है टी ले लेते हैं, कॉस पाई डी फाई, तो लॉग जो साइन फाई को टी ले लेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, साइन फाई 1 बाई लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा तुम्हारा डी टी बाई टी का लॉग टी, तो लॉग साइन फाई, मतलब साइन फाई को टी ले लेंगे तो लॉग साइन फाई, और माइनस 1 कोसेक का लॉग कोसेक माइनस कॉट, तो सॉल्व करके देखोगे तो फाइनली वी, उधर भी लॉग आ जाएगा, उधर लॉग वी बाई वी नॉट, तो वी बाई वी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, तो फाइनली देखो आ जाता है वी नॉट बाई 1 प्लस कॉस फाई आ जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ जब लॉग हटा देंगे तो फाइनल यही रिलेशन आ जाता है, करके देख लेना, ये फाइनल रिजल्ट हम लिख दिए, ठीक है। एक बार हम आंसर से वेरीफाई भी कर लेते हैं एरोडोप्स के, ठीक है। तो फाइनल जो है रिलेशन आ जाता है हमारे पास, वी नॉट बाई 1 प्लस कॉस फाई सही रिजल्ट है अपने पास, ठीक है। तो वी नॉट बाई 1 प्लस कॉस फाई ये फाइनल रिजल्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, एसबीटी का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द मास सेगमेंट ऑफ लाइन एपी पूछा है, वो कर लेना आ जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं उसे। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ पाई आर बाई 2, ठीक है, हैज बीन प्लेस्ड ऑन फिक्स सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। One end of rope is at top of the cylinder, the coefficient of friction between the rope and the cylinder is just enough to prevent this rope from sliding, ठीक है, just slide, mass of rope is m, at what position the tension of rope is maximum, एक तो ये बात पूछा है, और पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेंशन इन द रोप, टेंशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो साइलेंट में फोन कर दें, बज रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि इसके पहले थोड़ा सा इसको, इस टाइप के प्रॉब्लम का बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक रस्सी किसी सरफेस पर रखा है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है ये ना, ये रस्सी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोप है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड दिया हुआ है,
और ये कोई रफ ट्रैक है मान लो, ठीक है, रफ ट्रैक पे एक रस्सी रखा हुआ है, एकदम बस फिसलने वाला है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि अगर इस रस्सी का मास m है और लेंथ l है, रस्सी का मास m है, लेंथ l है, और रस्सी का जो ये है प्रोफाइल है, किसी वर्टिकल ट्रैक पे रखा है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड दिया है, रोप इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, बस बेटा फिसलने वाला है ये, ऐसा समझ लो। तो अगर जस्ट अबाउट टू स्लाइड है अगर ये, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है वो, ये कोई मान लेते हैं कि ट्रैक है, वर्टिकल ट्रैक है, हिली ट्रैक, या मतलब कोई भी ट्रैक है, ये रफ सा ट्रैक है, रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, रफ है। तो ऐसा करो कि थोड़ा सा छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है। हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पे थीटा एंगल पे एक रस्सी का डी थीटा पार्ट ले लेते हैं, थीटा एंगल पे एक डी थीटा बहुत छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो डी थीटा लेने से क्या हो जाएगा हमें एडवांटेज, कि डी थीटा लेने से एडवांटेज ये हो जाएगा कि ये जो डी एम जी आ जाएगा, ठीक है। देखो थीटा एंगल पे बहुत छोटा सा पार्ट ले लिए, ठीक है। तो अब देखो ये आ जाएगा डी एम जी, ठीक है। अब इस एम जी का दो कंपोनेंट होगा, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा डी एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा डी एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल का वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा डी एम जी कॉस थीटा के बराबर, है ना। नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा डी एम जी किसके बराबर, कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर इस पार्ट का एफबीडी बनाते हैं, छोटा सा जो एलिमेंट था, इस छोटे से एलिमेंट का अगर एफबीडी बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे टेंशन टी है, यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन होगा ज्यादा, टी प्लस डी टी मान लो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर टेंशन ज्यादा मान लिए, ठीक है, हो सकता है कि कम ही हो, लेकिन हम प्लस ले लिए, अपने आप वो आ जाएगा। अब फ्रिक्शन है डी एफ, ठीक है, और डीएमजी का कंपोनेंट प्लेन इकोलॉन्ग कितना है, डीएमजी प्लेन इकोलॉन्ग कितना है, डीएमजी क्या थीटा, डीएमजी साइन थीटा है ना। नॉर्मल को लो डीएमजी कॉस थीटा है, नॉर्मल को लो डीएमजी कॉस थीटा है। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो क्या होगा, जस्ट इक्विलिब्रियम में है तो टी प्लस डी टी प्लस डी एफ, अच्छा जस्ट इक्विलिब्रियम में तो डी एफ का वैल्यू हम लोग क्या बोल देंगे, म्यू इंटू डी एन बोल देंगे, डी एन है यहाँ डी एम जी कॉस थीटा, तो डी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एम जी कॉस थीटा, टी प्लस डी टी प्लस म्यू इंटू डी एम जी कॉस थीटा, डी एफ का वैल्यू म्यू इंटू डी एम जी क्या थीटा, डी एम जी कॉस थीटा, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू डी एम जी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डीएम का वैल्यू क्या होगा, डीएम का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है मान लेते हैं, चलो ठीक है। लेमडा इज यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है बेटा, ठीक है। ऐसे हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से देखो कि यहाँ पे टी से टी तो कैंसिल हो गया, अच्छा डी एम जी साइन थीटा प्लस टी भी था इधर, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो डी टी प्लस म्यू इंटू डी एल जी, म्यू इंटू डी एल साइन म्यू जी इंटू डी एल साइन डी एल जो है कॉस थीटा, तो डी एल कॉस थीटा दैट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू जी इंटू डी एल साइन थीटा, ठीक है, इंटू डी एल साइन थीटा, या लेमडा इंटू डी एल ही कर देते हैं इसको, लेमडा इंटू जो है
लेमडा इंटू डी एल साइन थीटा, चलो लिख दो डी एल साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल, अगर ये डी एल लेंथ है, अगर ये डी एल है और ये एंगल है थीटा, ठीक है, और ये देखो थीटा है, और ये देखो डी एल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा, उल्टा बोल दिया क्या, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा था, तो ये हो गया तुम्हारा, ये थीटा नहीं होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो या चलो उसी को थीटा हम लोग दिखा दिए हैं, इसको थीटा नहीं, चलो उसी को थीटा हम मान लिए, ये एंगल चलो थीटा है, ठीक है, चलो ये इसी को थीटा मान लिए, ठीक है। तो अगर अगर ये तुम्हारा, अगर इस ज्योमेट्री को देखें हम लोग, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, इसी ज्योमेट्री डीएल को देखो कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है और ये डीएल है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएल कॉस थीटा, और ये चीज क्या हो जाएगा, डीएल साइन थीटा हो जाएगा। तो डीएल कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएच लिख सकते हैं, और डीएल साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, डीएक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब dt का, जब इसको हम लोग ये करेंगे तो dt प्लस म्यू जी इंटू डी एक्स, डीएल कॉस थीटा को हम लोग क्या बोल दिए, डीएच बोल दिए, और डीएल साइन थीटा को क्या बोल दिए, डीएल साइन थीटा को हम लोग बोल दिए डीएक्स। तो क्या आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू इंटू जी इंटू लेमडा रहेगा, यहाँ पे डीएम की जगह हाँ लेमडा रहेगा, तो म्यू इंटू लेमडा जी एच हो गया, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा जी इंटू क्या, ये हो जाएगा डी एल, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब इसको तुम इंटीग्रेट करते हो पूरे एंड पे, तो तुम्हें पता है यार कि यहाँ पे भी टेंशन जीरो, यहाँ पे भी टेंशन जीरो, ठीक है, यहाँ पे भी टेंशन जीरो, यहाँ पे भी टेंशन जीरो। रस्सी का दोनों एंड के बीच अगर हम लोग गैप देखें कि इस एंड और इस एंड के बीच, रस्सी का ए पॉइंट और रस्सी का बी पॉइंट, एंड पॉइंट के बीच अगर वर्टिकल गैप कितना हो गया, एंड पॉइंट के बीच अगर हॉरिजॉन्टल गैप है मान लेते हैं, ठीक है, तो चलो हम लोग मान लिए रस्सी नीचे से ऊपर तक है, पूरा रस्सी दिखा दो, चलो यहाँ पे रस्सी को क्यों हम कम दिखाएं, चलो मान लो कि एंड पूरा फैला हुआ है रस्सी, तो मान लो कि रस्सी यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ठीक है, यूनिफॉर्म है रस्सी पूरा, यहाँ से लेके चलो यहाँ तक है, पूरा रोप है पूरा नीचे से ऊपर तक, ये जो है वो गैप x है और ये गैप है h, कैपिटल H मान लो, ठीक है। तो जीरो टेंशन है यहाँ, जीरो टेंशन है यहाँ, फिर एंड पे टेंशन क्या होता है, जीरो होता है, और इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से h, और इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से x। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया म्यू लेमडा जी चला गया, तो म्यू इंटू एच का वैल्यू किसके इक्वल टू आ गया, म्यू इंटू एच का वैल्यू देखो x के बराबर आ गया। इसका मतलब म्यू का वैल्यू कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन x बाई एच के बराबर आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू देखो x बाई एच आया, जस्ट इक्विलिब्रियम में है, हर पार्ट पे म्यू फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम इंटू एन के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो म्यू का वैल्यू आएगा बस कुछ नहीं, x बाई एच, हॉरिजॉन्टल गैप बाई वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल गैप बाई वर्टिकल डिस्टेंस। ये बड़ा काम का रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को यूज करेंगे हम नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो जस्ट स्लाइड करने वाला है, यूनिफॉर्म रोप दिया है, लेंथ पाई आर बाई, मतलब सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। तो पूछ रहे जस्ट स्लाइड करने वाला है, तो बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा। तो जस्ट स्लाइड करने वाला हो तो म्यू का वैल्यू कितना होगा, x बाई एच, एक्स देखो आर, एच आर, तो क्या हो गया आर बाई आर, दैट इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से तो देखो म्यू का वैल्यू आ गया, पिछला रिजल्ट यूज कर दिए, म्यू का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एट व्हाट पोजीशन टेंशन इन रोप इज मैक्सिमम, देखो ये इंपॉर्टेंट बात, टेंशन रोप पे मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो देखो टेंशन का वैल्यू देखो यहाँ पे dt का देखो वैल्यू ये आ गया, तो dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि dt का वैल्यू लिख सकते हैं लेमडा जी डी एल कॉमन में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो dt का वैल्यू लिख देंगे, dt का वैल्यू हो गया पिछले इक्वेशन से ही, थीटा पे हम लोग क्या किए, यहाँ से एक एंगल एलिमेंट लिए जिससे कि एंगल थीटा बन रहा है मान लो, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ से,
तो डी टी का वैल्यू कितना आ गया था, डी टी का वैल्यू देखो, पिछला रिजल्ट अगर हम लोग यूज करते हैं वही सेम कंसेप्ट, तो डी टी का वैल्यू आ गया लेमडा जी, लेमडा इंटू जी कॉमन में आ गया, लेमडा जी डी एल कॉमन, लेमडा जी डी एल कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो लेमडा जी इंटू डी एल कॉमन में आ गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया डी टी। अब टेंशन को तुम क्या चाहते हो, टेंशन चाहते हो कि मैक्सिमम हो जाए, अगर टेंशन मैक्सिमम हो तो डी टी बाई डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एल का वैल्यू देखो जीरो आ जाएगा, क्योंकि डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एल का वैल्यू जो होगा थीटा पे अगर हम लोग डी थीटा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो थीटा पे अगर हम लोग थीटा, चलो अगर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, थीटा अगर हम लोग थीटा पे अगर डी थीटा एलिमेंट लेते थे हम लोग, थीटा पे डी थीटा एलिमेंट लेते हैं तो डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा डी एल बाई आर, तो डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एल का वैल्यू देखो आर डी थीटा हो जाएगा, तो डी एल की जगह आर डी थीटा रख देंगे, और साइन थीटा की जगह अब देखो थीटा अगर हम लोग एंगल लेंगे तो ये पिछले डायग्राम में तो थीटा ये वाला एंगल दिखाए थे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह साइन, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आ जाएगा, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, ठीक है, और डीएल की जगह क्या कर देंगे, डीएल की जगह आर डी थीटा कर देंगे हम लोग, तो डीएल की जगह हम लोग कर देंगे आर इंटू डी थीटा, तो अब देखो डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मैक्सिमम के लिए डी टी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या कर देंगे, डी टी बाई डी थीटा देखो जीरो कर देंगे, ठीक है, तो डी टी बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग जीरो कर देते हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल टू, कॉस थीटा का वैल्यू म्यू साइन थीटा के इक्वल टू, मतलब है कि टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू म्यू आ गया, अब म्यू का वैल्यू चूंकि 1 हम लोग निकाले हुए थे, इसका मतलब थीटा एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब जिस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा बेटा, जिस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो पॉइंट 45 डिग्री एंगल पे होगा, और जब वो पॉइंट 45 डिग्री एंगल पे होगा तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेंशन आल्सो, ठीक है, तो कोएफिशिएंट मैक्सिमम टेंशन कितना है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा का जो वैल्यू हो जाएगा वो एम बाई पाई आर बाई टू, तो 2m बाई पाई आर, तो लेमडा का वैल्यू 2m बाई पाई आर, तो टी का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टी का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा लेमडा की जगह तो 2m बाई, तो 2mg बाई पाई आर, देखो हम लोग लेमडा इंटू जी का लेमडा का वैल्यू रख दे 2mg बाई पाई आर, और ब्रैकेट में कितना आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू का वैल्यू 1 ही है, ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आ रहा है, तो टी का नहीं इंटीग्रेट करेंगे, डी टी का वैल्यू है ना, तो डी टी का इंटीग्रेशन जाएगा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन जाएगा, तो जीरो से लेके टी तक, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट भी कर देंगे हम लोग ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो से लेके 45 डिग्री तक पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, और साइन का माइनस कॉस तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो यही आंसर हो गया 2√2 mg बाई पाई आर इज द मैक्सिमम टेंशन बेटा, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा, बात समझ में आया, बात समझ में आया, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, तो आई होप कि जो है आप इस आज के सेशन में काफ़ी कुछ सीखे होंगे, ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे फिर उसको हम लोग अगले क्लास में सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, और अगर आप देखना चाहें ग्लिम्स तो अगले क्लास में ये सब प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कुछ हम अगर चाहें तो आप होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चन हम दे सकते हैं आपको, होमवर्क के फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये हम करते जा रहे हैं, पॉज करके स्क्रीन आप देख लीजिएगा, ये सब कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क के फॉर्म में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको आगे फटाफट बढ़ा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर्स लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होंगे, मतलब ठीक है, क्योंकि जेई में सारे क्वेश्चंस बेटा टफ नहीं आते, तो आंसर्स भी देखो लास्ट में सबके दिए हुए हैं, तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।